मेकअप सही कर लेते हैं। इस लेट लड़की को फोन करूं, कहाँ बैठा है? कहाँ हो तुम? यार मैं बहुत परेशान हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? क्या नहीं समझती? और तुम हो कहाँ? ढोलकी है आज, तुम्हें यहाँ पर आना था ना। मेरी सारी दोस्तें आने वाली हैं, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। कहाँ हो? आना था मगर अब नहीं आ रहा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। मुझे लगता है तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो। तुम समझती क्यों नहीं? तुमसे बाद में बात करता हूँ। बात तो सुनो। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। चलो बड़ी जबरदस्त फिल्म लगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें लेने आए हैं बाबा। मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। अरे क्यों इतनी टेंशन लेता, सब सेट हो जाएगा यार। चल ना यार, मुझे नहीं जाना। तुम लोग समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं जाना मुझे। अच्छा नहीं जाना ना, ठीक है। चाबी नहीं है चाबी, हटो जाने दो। चाबी तो दे दे यार। लगी हुई है यार। यार नहीं है चाबी, बोल देना तुम्हें। खराब कर देगा। अबे यार सहन में जाके कर लेना तू भी। अबे किसको मार दिया तूने? ये मुझे नहीं पता ये राज कहाँ से है। मैं इसमें नहीं जानता। अबे तू नहीं जानता, इसलिए तू अंदर आने नहीं देगा। तूने मारा है इसको। यकीन करो, खुदा की कसम फोन मारता हूं। मैं नहीं जानता। पुलिस को नहीं जानता, पुलिस को नहीं बोल के यार। तो तुम तीनों का स्टेटमेंट है कि तुम जब दाखिल हुए फ्लैट में तो ये लाश पड़ी हुई थी। जी सर। फ्लैट किसका है? इसका सर। इसका सर मना कर रहा था, अंदर भी नहीं आने दे रहा था। जबरदस्ती आया सर हम अंदर। फ्लैट मेरा, लेकिन कत्ल मैंने थोड़ी ये अंदर भी नहीं आता। अबे तू अंदर भी नहीं आने दे रहा था। बात बंद करो। रोक रहा था। ये बताओ क्यों मारा ऐसे तूने? सर मेरा यकीन करें, मैं तो इस आदमी को जानता तक नहीं हूँ। कत्ल क्यों करूँगा सर मैं इसका? बकवास करता है, पुलिस को बेवकूफ समझता है। तीनों को डालो गाड़ी में। हमने क्या किया सर? सर हमने तो आपको कॉल करके बुलाया सर, और हम तो इसके साथ फिल्म देखने जा रहे थे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सर। वाह यार क्या जमाना आ गया है, अब ऐसे पढ़े लिखे लोग भी कत्ल करने लग गए। अभी कुछ टाइम पहले तो इसने रेंट पे घर लिया था यहाँ पे। ये लड़का तो भी नया आया था यहाँ पे। घर में कत्ल हुआ है। तो तू फ्लैट में रहता है और कत्ल तेरे फ्लैट पे हुआ, और तू कहता है तुझे कुछ पता नहीं है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं उसी वक्त ऑफिस से आकर फ्लैट का ताला खोल ही रहा था कि पीछे से मेरे दोस्त आ गए, और मैं तो जानता तक नहीं हूँ सर उसे। अच्छा, तो तुम लोग फिर उस फ्लैट में गए क्यों थे? सर मेरा और जुबैर का मूवी देखने का प्रोग्राम बन गया, और हम रमीज को लेने उसके घर चले गए। मैं बार बार ये बकवास नहीं सुनूंगा। तुम तीनों में से किसने कत्ल किया है? क्या तुम तीनों ने मिलकर ये वारदात की है? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं तो जानता तक नहीं उसको सर। तो कत्ल किया है रमीज ने, और तू और तेरा दोस्त जुबैर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे सर, बल्कि मैं और अकबर हम दोनों का प्लान बना फिल्म देखने का। तो हम दोनों रमीज के घर पे चले गए कि आप उसको भी साथ लेके चलते हैं फिल्म दिखाने के लिए सर। जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो मैंने उससे कहा फिल्म देखने के लिए, उसने मना कर दिया सर। मुझे वॉशरूम आ रहा था, मैंने उससे चाबी मांगी, उसने मुझे चाबी देने से मना कर दिया सर। ज़बरदस्ती मैंने उसकी जेब से चाबी निकाल के जब दरवाज़ा खोला तो सर सामने लाश पड़ी हुई थी सर। तुम तीनों तो एक ही ऑफिस में काम करते हो ना, तो वहीं से क्यों नहीं चले गए थे फिल्म देखने के लिए?
सर उस दिन रमीज़ ऑफिस से जल्दी चला गया था और हमारा मूवी देखने का प्रोग्राम अचानक ही बना था सर। हम क्रिमिनल नहीं है सर, जॉब करने वाले, चाहें तो आप हमारे इलाके से इंक्वायरी करवा सकते हैं सर। देख, अभी भी मेरी बात सुन ले, सच सच बता दे। सर मेरी शादी होने वाली है, मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे। आप चाहे तो किसी से भी मालूम कर सकते हैं, मैं उसे नहीं जानता। चल मान लेते हैं कि चाबी तेरे पास थी और तेरा घर लॉक था, तो लाश कहां से आ गई? क्या जिन भूत है तेरे घर में? सर मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने खुद उसी वक्त लाश फ्लैट में देखी थी। और सर मैं तो जानता तक नहीं उसको सर। जब बर्फ की सिल पर लेटोगे ना तुम सब लोग, तो फिर याद आएगा गुल खान कौन था। सर रमीज़ दोपहर से ही घबराया हुआ था। यार रमीज़, तेरा तो लोन भी नामंजूर हो गया यार, तुझे तो पैसों की सख्त जरूरत है। अब क्या होगा तेरा यार? दिल चाह रहा है कि जहर पीकर खुदकुशी कर लूं मैं। अरे अल्लाह पे भरोसा रखो यार, ऐसा नहीं बोलते। अल्लाह ने हाथ पांव सलामत दिए हैं, हो जाएगा सब कुछ। यार तुम लोगों से ज्यादा तसल्ली मैं अपने आप को खुद दे रहा हूँ, लेकिन तसल्लियों से मसले हल तो नहीं होते ना। वहाँ उसने जान आजाद की हुई है, समझ में नहीं आ रहा उसे क्या जवाब दूं मैं। अल्लाह सब ठीक करेगा यार, अल्लाह खैर करेगा। ये बता कौन से इलाके गए तू? सर मैं सवात में रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली सवात में है और मैं कराची जॉब करने आया हुआ हूँ। मरने वाला भी देखने में तेरे इलाके का लगता है। तुम लोगों के इलाके में तो कबायली दुश्मनी होती है और उसमें मर्डर भी कर देते हो। इसका मतलब यह है कि तूने इसे कत्ल किया है। सच सच बता दे, तो मार मार के तेरा बुरा हाल कर दूंगा मैं। सर मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि लाश मेरे फ्लैट में पड़ी हुई है। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में पड़ गया। लेकर जाओ इसे, करो ना ऐसी छित्रोल। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर मैं। निहायत ही काम चोर इंसान हो तुम। एक छोटा सा काम दिया था, कहाँ है गुल खान की फाइल? सारे एविडेंस इसमें नहीं लगे हुए, ले गया वो वाली फाइल। सर मेरी एक मिनट, मेरी बात सुन ले सर। तेरी अकल ठिकाने में आई या कराऊं दोबारा ड्राइंग रूम की सैर? मुझे एक मौका दे दे सर, प्लीज सर। मैं हाथ जोड़ा आपके, मुझे अपना वकील करना है सर। कानूनी हक है सर मेरा, प्लीज एक मौका दे दे। बहुत कानून जानता है सर, प्लीज सर, सिर्फ एक मिनट दे दे बात करने का सर। अच्छा ठीक है, सिर्फ 1 मिनट दूंगा। जी 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 जी। 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करेगा। जी जी ठीक है सर। अल्लाह देता, अल्लाह देता। निकालो इसे बाहर। फोन कर ले, सिर्फ 1 मिनट है तेरे पास। जी सर। ये देखना, मुझे तो लगता है नाजिया भाग जाएगी सलमान के साथ। अरे अम्मी, देखेगा नहीं भागेगी। अरे देख लेना। हाँ हेलो हेलो आंटी, रमीज बात कर रहा हूँ। हाँ रमीज बेटा, हाँ शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ। अरे मैं बात कर रही हूँ। आंटी मेरी बात सुने, फालतू बातों का टाइम नहीं है, प्लीज मेरी बात सुने आप। मैंने हाल बुक भी करवा दिया है। ठीक। सलमान का एक्सीडेंट हो गया। आंटी हो गया तेरा 1 मिनट पूरा, रख दे। सर प्लीज सर, सिर्फ एक मिनट और देते सर। सर थोड़ी दानों से हवालात दे। अरे 1 मिनट दे दे सर प्लीज। लेके जाए से। सर प्लीज सर, अरे 1 मिनट दे दे सर। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिम और मुतासिरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराहम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहाँ था और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है।
कि कत्ल की यह वारदात कब और कहां हुई। आयो साहब, अदालत को अब तक की तफ्तीश के हवाले से आगाह कीजिएगा। सर 4 नवंबर की शाम 6 बजे थाने में इत्तला आई कि मुलजिम के फ्लैट में एक कत्ल हो गया है। तो हम इसके फ्लैट में गए तो हमने जाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शवाहिद इकट्ठे किए और मुलजिम रमीज़ और उसके 2 दोस्तों को हिरासत में लिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके दोनों दोस्तों क्लियर हो गए थे, मगर ये स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। अदालत को ये भी बताइएगा कि मुलजिम रमीज स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट के तौर पर क्यों सामने आया? उसका रवैया भी काफ़ी मशकूक था। इसके दोस्तों ने फ्लैट खुलवाया तो सामने एक लाश नजर आई, तो इसने बड़ी हैरानी के साथ ड्रामा किया कि लाश मेरे फ्लैट में कैसे आई, मुझे नहीं पता, जबकि शवाहिद जाहिर करते हैं कि कत्ल फ्लैट में ही हुआ था। मकतूल की शनाख्त गुल खान के नाम से हुई है। और वो लोगों को सूद पर पैसे देता था। बिल्डिंग चौकीदार ने बयान दिया है कि गुल खान आया था 2-2.5 बजे, पूछ के गया था। 402 में रमीज नाम का बंदा आया है। कितना अर्सा हो गया इसको आए हुए यहाँ पे? 1 महीना हो गया रमीज को। तो क्या पुलिस को ये शक है कि मुलजिम रमीज ने मकतूल गुल खान से सूद पर रकम उधार ली थी? जी हाँ, हमें यही शक है। इन्वेस्टिगेशन हमने की तो पता चला कि इसकी शादी होने वाली है और इससे पैसों की अशद ज़रूरत है। इसने अपने ऑफिस पे भी लोन की दरख्वास्त दी थी जो नामंजूर हो गई थी। बहरहाल हम इस जाविये से भी तफ्तीश कर रहे हैं कि मुलजिम और मकतूल की कहीं कबायली दुश्मनी तो नहीं थी, क्योंकि ये दोनों एक ही इलाके के हैं। आयो साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बताती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गुल खान को किसी तेजधार खंजर या छुरी से कत्ल किया गया है और टाइम ऑफ डेथ तकरीबन दोपहर 2 से 3 बजे आ रहा है। बहुत शुक्रिया। वकील साहब, क्या आप आयु साहब से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहेंगे? शुक्रिया साहब। आयो साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल का कत्ल दोपहर 2 से 3 के दरमियान हुआ, लेकिन उस रोज़ मेरा क्लाइंट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दफ्तर में ही मौजूद था और वो शाम 6 बजे अपने घर पे वापस गया है। और आपने यकीनन इस बात की तस्दीक उसके ऑफिस से भी कर ली होगी। जी हाँ, हम मुलजिम के दफ्तर भी गए थे और तफ्तीश भी की थी और उसके साथ ही ये बात साबित नहीं कर सके कि 2 से 3 बजे कहाँ पे था। और आपने ये ख्याल भी जाहिर किया है कि मेरे क्लाइंट ने मकतूल से कर्ज लिया हुआ था और उन दोनों के दरमियान कोई खानदानी दुश्मनी थी। क्या आप अपने इस दावे को साबित कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसा होता तो मकतूल के अहले खाना मेरे क्लाइंट को ज़रूर पहचानते, लेकिन मकतूल के अहले खाना ने ना तो मेरे क्लाइंट को पहचाना और ना ही वो उसे जानते हैं। मकतूल की बेवा एक सीधी और अनपढ़ औरत है। उसे क्या पता कि उसके शौहर के कारोबारी लेन देन किस किस से थे। तो अब तक आपने कोई आले कत्ल बरामद किया? जी हाँ, मुलजिम के किचन से हमने 2 छुरियां बरामद की हैं। खून के धब्बे तो नहीं लगे हुए, लेकिन हो सकता है कि इसने कत्ल करने के बाद वो छुरियां साफ कर दी हों। बहरहाल हमने वो दोनों छुरियां फोरेंसिक लैब भिजवा दी हैं, रिपोर्ट आ जाएगी। यानी सर-ए-दस्त अभी तक आप मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई भी पक्का सबूत पेश नहीं कर सके? मकतूल की लाश जो है मुलजिम के फ्लैट से मिली है, तो इसका मतलब साफ है कि मुलजिम का फ्लैट ही वारदात वाली जगह है और हमने तो ये प्रूफ करना है कि मुलजिम ने आला कत्ल कहाँ ठिकाने लगा रखा है। आपके पास कोई गवाह है जिसने वारदात के रोज दोपहर 2 से 3 के दरमियान मेरे क्लाइंट को अपने फ्लैट पे आते हुए या फिर फ्लैट से जाते हुए देखा हो? अब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, गवाह भी मिल जाएगा। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है और मकतूल के जेब से उसका वॉलेट गायब है, लेकिन मकतूल के पास से सेल फोन मिला है और आपने ज़रूर उसका सेल फोन चेक भी किया होगा। तो क्या मकतूल के सेल फोन से मेरे क्लाइंट को और या मेरे क्लाइंट के सेल फोन से मकतूल के सेल फोन पे कोई कॉल हुई, कोई ताल्लुक साबित कर सकते हैं आप? अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको सब सबूत मिल जाएंगे। सर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुलजिम रमीज को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इससे तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। जनाबे वाला, आयो साहब मेरे क्लाइंट से पहले ही तफ्तीश मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन ना तो ये कोई फॉरेंसिक एविडेंस पेश कर सकें और ना ही कोई चश्मदीद गवाह और ना ही कोई आले कत्ल बरामद करवा सकेंगे और ना ही ये इस बात को साबित कर सकें कि मेरे क्लाइंट और मकतूल के दरमियान कोई आपस में ताल्लुक था। और जज साहब, मेरा क्लाइंट तो बेचारा खुद परेशान है कि इसके लॉक्ड फ्लैट में
ये पुरस्कार तौर पे लाश कैसे आ गई? मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पे रिहा किया जाए। थैंक यू। योर ऑनर, वकील साहब का दावा कि इनका क्लाइंट तो खुद हैरत में है कि एक लाश इनके लॉक्ड अपार्टमेंट में किस तरह आ गई। योर ऑनर, ना तो पुलिस को कोई ऐसे शवाहिद मिले कि कत्ल कहीं और हुआ और लाश इनके अपार्टमेंट में प्लांट की गई। योर ऑनर, तमाम शवाहिद इसी बात की निशानदही करते हैं कि कत्ल की वारदात इसी फ्लैट में हुई। और तो और योर ऑनर, उस बिल्डिंग के चौकीदार की गवाही भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। चौकीदार के बयान के मुताबिक वारदात के रोज मकतूल गुल खान अपार्टमेंट नंबर 402 के मकीन को ढूंढता फिर रहा था, क्योंकि गुल खान के मुताबिक उस शख्स पर 5 लाख से जायद रकम वाजिबुल अदा थी। योर ऑनर, कत्ल 402 नंबर अपार्टमेंट में हुआ और जिस शख्स का वो अपार्टमेंट था उसके पास गुल खान को कत्ल करने का मोटिव भी था। 5 लाख रुपए का कर्ज। योर ऑनर, मुल्जिम रमीज गुल खान का कर्जा वापस नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने प्लानिंग के तहत उसको कत्ल कर दिया। ये सिर्फ इस मौके की तलाश में था कि रात का अंधेरा हो और ये लाश को ठिकाने लगा दे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की अदालत से गुजारिश है कि मुल्जिम को पुलिस के हवाले रिमांड पर दिया जाए ताकि इससे मजीद मालूमात हासिल की जा सके कि इसने आला कत्ल को कहां ठिकाने लगाया और इसने किस तरह गुल खान को धोखा देकर घर बुलाया और उसे कत्ल किया। थैंक यू सर। अदालत समझती है कि इस मरहले पर मुल्जिम को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये अदालत मुल्जिम रमीज को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। समाअत मुलतवी की जाती है। मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। अब इस उम्र में तकदीर ने क्या खेल खेला है मेरे साथ, मैं तो कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकती। सारी जिंदगी लोगों से आंख मिला के चली हूं। अब ये बदनामी का कलंक इस उम्र में मैं अपने माथे पर नहीं लगा सकती। रमीज गलत इंसान नहीं है, वो बस हालात का शिकार हो गया। वो तो किसी जानवर को भी नहीं मार सकता, इंसान को कत्ल कैसे करेगा? अब कुछ भी हो जाए, रमीज जेल से छूट के भी आ गया तो तुम्हारी शादी वहां नहीं हो सकती। मैं रजिया को फोन करने जा रही हूँ, वो तुम्हारा रिश्ता कहीं और करवा देगी। अम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं ऐसा ही करूंगी। अम्मी मेरी जिंदगी रमीज की रूह से गिर में हो गई है। अम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी मैं ऐसा ही करूंगी। अम्मी नहीं, मैं मर जाऊंगी अम्मी, मर जाऊंगी मैं। अम्मी मैं मर जाऊंगी। रमीज मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगी। अम्मी ऐसा मत कर। रमीज मैं मर जाऊंगी। कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल, कैसी गहरी है ये तन्हाई मेरे दिल। राहों में यादों की खामोशी बरसे, आँखों में जो गम है आंसू का तरसे। ये बता ये क्यों हुआ, बुझ गया
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 506 के तहत किसी को खतरनाक नताइज की धमकियां देना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। आयु साहब, इस केस की अगर हम डिटेल्स ऑब्जर्व करें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो जाए वारदात से एविडेंस कलेक्ट किए गए वो है मकतूल गुल खान का सेल फोन बरामद हुआ, लेकिन उसकी जेब से उसका वॉलेट गायब था। और वॉलेट कहीं वो भूल कर नहीं आया, कातिल ने डिलिबरेटली उसका वॉलेट चोरी किया क्योंकि उसके वॉलेट की कुछ चीज़ें जाए वारदात से गिरी हुई मिली। आपके ख्याल में कातिल ने ऐसा क्यों किया? सेलफोन का डेटा निकलवाया आपने? जी मैडम, मैंने निकलवाया, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी अगर हम ऑब्जर्व करें, दोपहर को मकतूल को कत्ल किया गया, रमीज़ अपने ऑफिस में मौजूद था, फिर रमीज़ शाम को आता है और लाश डिस्कवर होती है उसके अपार्टमेंट में, और रमीज़ ने ये कत्ल किया और फिर फरार नहीं हुआ। दूसरे वकील ने भी अपने दिफा में यही सवाल उठाया था। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? मैडम, अगर वो कत्ल करके फरार हो भी जाता तो लाश तो उसी के फ्लैट में पड़ी थी ना। मेरे ख्याल से वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए वापस आया था। ये भी एक एक्सप्लेनेशन बनती है, लेकिन वो दफ्तर से छुट्टी भी कर सकता था, सिक लीव ले सकता था, ऑफिस देर से जाता, पहले लाश को ठिकाने लगा देता। कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज मिसिंग। और सेकेंडली, मुल्जिम रमीज़ के पास तो बाइक है ना, वो बाइक पे तो लाश को ठिकाने लगा ही नहीं सकता था। उसको गाड़ी चाहिए थी या किसी दूसरे इंसान की हेल्प चाहिए होती लाश ठिकाने लगाने के लिए। मुल्जिम रमीज़ का सेलफोन डाटा निकलवाया ये जानने के लिए कि वारदात के औकात में उसने किस किस को फ़ोन किया। मैडम, मुल्जिम हमारे पास रिमांड पर है, सब कुछ शुक्रवा लूँगा। सर आप तो मेरा यकीन करें सर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे बंद फ्लैट में लाश कहाँ से आ गई। अगले महीने मेरी शादी है, पता नहीं क्या क्या सपने देख रखे हैं मैंने। देखो रमीज, तुम पुलिस वालों को ये कहानी बार बार सुना चुके हो। तुम्हारे रोने धोने से तुम पे तरस तो खाया जा सकता है, लेकिन ये साबित नहीं होता कि तुम बेगुनाह हो, क्योंकि तुम्हारे बिल्डिंग के चौकीदार ने ये कहा है कि गुल खान तुम्हें ढूंढता हुआ आया करता था और फ्लैट नंबर 402 उसे हमेशा लॉक मिलता था। फ्लैट नंबर 402 में कोई और नहीं रहता, तुम ही रहते हो। ये बताओ तुमने गुल खान से कितना कर्ज लिया था? सर मैं तो गुल खान को जानता तक नहीं, तो उससे कर्ज कैसे ले सकता हूँ? इस बिल्डिंग में ABC 3 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में फ्लैट नंबर 402 भी होगा। गुल खान ने चौकीदार को ये तो नहीं बताया कि वो किस ब्लॉक की बात कर रहा है। सर मैं और मेरे दोस्तों ने खुद पुलिस को फ़ोन करके बुलाया था। हालांकि मैं चाहता तो लाश को फ्लैट के बाहर या सीढ़ियों पर भी डाल सकता था। मेरा सेल फोन चेक हो चुका है, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक साबित होता ही नहीं। कातिलों के सर पे सींग नहीं होते और ना उनके चेहरे पे लिखा हुआ होता है। फ्लैट नंबर 402 में तुम रहते थे, शाम को उसको आके खोलते थे और सुबह फ्लैट नंबर 402 बंद करके तुम अपने ऑफिस जाया करते थे। ये किस तरह मुमकिन है कि तुम्हारे फ्लैट में कोई और आके कोई कत्ल करे और चला जाए और तुम्हें पता भी ना हो? ये बताओ, तुमने अपने फ्लैट की चाबी अपने किसी दोस्त को भी दी हुई थी? सर जब मैंने ये फ्लैट किराए पर लिया तो स्टेट एजेंट ने मुझे सिर्फ चाबियों का एक ही सेट दिया था और मेरे पास तो कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं है। ये बताओ फ्लैट का मालिक कौन है? सर फ्लैट का मालिक मुल्क से बाहर रहता है। प्रॉपर्टी के मामला स्टेट एजेंट अकील हैंडल करता है। सर मेरे इस फ्लैट में मुंतकिल होने से पहले स्टेट एजेंट अकील ये फ्लैट इस्तेमाल करता था। वो अपने दोस्तों के साथ इस फ्लैट में पार्टियां करता था। सर लाश मिलने का मामला तो पुलिस ही हल कर सकती है, लेकिन पुलिस मेरे पीछे ही पड़ी हुई है कि जो मैंने जुर्म किया ही नहीं वो मैं कैसे कबूल कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मेरी अभी रमीज़ से बात हुई है। गुफ्तगू के दौरान उसने मुझे ये बताया कि उसके फ्लैट की चाबियों का एक सेट स्टेट एजेंट अकील के पास होता है। ये वही स्टेट एजेंट है जिसने रमीज़ को फ्लैट भी दिलवाया और रमीज़ के शिफ्ट होने से पहले ये फ्लैट उसी एजेंट के इस्तेमाल में था। मैडम मुझे लगता है कि अगर तफ्तीश की जाए और बिल्डिंग के लोगों से ये पूछा जाए कि वारदात वाले दिन स्टेट एजेंट अकील रमीज़ के फ्लैट के पास नज़र आया या नहीं, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी।
हे अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर। मैं जानती हूँ कि रमीज बेगुनाह है, उसको किसी ने फंसाया है। अल्लाह, मुझे मुसीबत से बचा। वो ऐसा नहीं कर सकते। या अल्लाह मेरी मदद कर, गैब से मदद कर। तो अब मेरा कसूर तो बताइए, मैंने क्या किया है? क्यों पकड़ के लाया आप लोग मुझे? बता भाई इसे, इसका कसूर क्या है? एक शख्स को तूने कत्ल कर दिया और वो भी किसी के फ्लैट में। किसका कत्ल? कौन सी फ्लैट की बात कर रहे हैं आप? बिल्डिंग के लोगों ने मुझे बताया कि तू 22 अगस्त को 402 फ्लैट में गया था और तूने अपने किराएदार के फ्लैट में गुल खान को कत्ल कर दिया। तेरी स्टेट एजेंसी से मैंने उस फ्लैट की चाबियां भी बरामद कर ली हैं। साहब आप यकीन करें, उस फ्लैट की चाबियां जरूर होती है मेरे पास, लेकिन मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। फिर किसने किया है? पंजाब हुकूमत ने जराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए आर्जी कयाम गाह ऑर्डिनेंस 2015 मुतारिफ कराया है, जिसके तहत अब मालिक मकान के लिए लाजमी है कि वो अपनी जायदाद किराए पर देने से पहले किराएदार मुकम्मल कवायफ एक फॉर्म पर लिखकर ओथ कमिश्नर से इसकी तस्दीक कराए और मुताल्लिका थाने में 48 घंटे के अंदर अंदर जमा कराए। खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 साल तक कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब, आपने जो मकतूल गुल खान का CDR भिजवाया था, उसमें आपने एक इम्पोर्टेंट नंबर कैसे इग्नोर कर दिया? मैडम, वो मैंने सरसरी देखा था CDR, दरअसल में वो मेरी VIP ड्यूटी लग गई थी। मैं ये नंबर आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप इस इंसान को ट्रेस करें और इसे अरेस्ट करें। आई थिंक दिस केस हैज बीन सॉल्व्ड। उस बिल्डिंग अपार्टमेंट के चौकीदार की गवाही बहुत अहमियत की हामिल थी, जिसके मुताबिक गुल खान का इसरार था कि 402 का मकीन उसका कर्जदार है। योर ऑनर, जब इसी बयान को लेकर हमने मुल्जिम रमीज से बार बार पूछगछ की तो उसका भी बार बार यही इसरार था कि मैं बेगुनाह हूं, मैं मकतूल को जानता तक नहीं। और इसी इंटेरोगेशन में तंग आकर मुल्जिम रमीज ने कहा कि इस अपार्टमेंट में मुझसे ज्यादा तो दूसरे लोग रहे हैं, मुझे तो इस अपार्टमेंट में आए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था, कोई जानता भी नहीं था कि मैं अपार्टमेंट 402 में रहता हूँ। मुझसे पहले तो यहाँ पर अक्सर औकात वो प्रॉपर्टी डीलर रहता रहा जिसने मुझे ये अपार्टमेंट रेंट पर दिलवा कर दिया था। योर ऑनर, मुल्जिम रमीज से मिलने वाली इस इंफॉर्मेशन के बाद प्रॉपर्टी डीलर अकील से पूछगछ की गई। रमीज के आने से पहले फ्लैट में कौन रहता था? सर, हामिद नाम था उसका, सामने वाली बिल्डिंग पे रहता है। उसके पास कोई डुप्लीकेट चाबी हो तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है। हामिद अपार्टमेंट नंबर 402 में 1 साल से जायद रिहाइश पजीर रह चुका था। योर ऑनर, जब हमने मुल्जिम हामिद का सेलफोन डेटा निकलवाया तो हमें ये देखकर हैरत हुई कि उसके सेलफोन रिकॉर्ड और उसके SMS मैसेजेस में गुल खान के साथ राब्ता नजर आता रहा। उसके बरक्स गुल खान के सेलफोन में ना तो हामिद का सेलफोन नंबर था और ना ही उसकी तरफ से भेजे गए SMS की कोई कॉपी मौजूद थी। योर ऑनर, सवाल ये उठता था कि मुल्जिम हामिद के सेलफोन रिकॉर्ड पर तो गुल खान के मैसेजेस भी पाए जा रहे थे और टेलीफोनिक कॉरेस्पॉन्डेंस की निशानदही भी हो रही थी, लेकिन उसके बरक्स गुल खान के सेल फोन के ऊपर ना तो मैसेजेस पाए गए, हत्ता के कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट में
मुल्जिम हामिद का नाम तक नहीं था। योर ऑनर, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि गुल खान के सेलफोन के साथ टैंपरिंग की गई, उसमें से डेटा जानबूझकर डिलीट किया गया। सेलफोन पर ये टैंपरिंग मुल्जिम हामिद के अलावा और कौन कर सकता था? योर ऑनर, इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए जब हमने मकतूल गुल खान का सेलफोन डेटा निकलवाया तो हमें वो मिसिंग और डिलीटेड मैसेजेस भी मिल गए और उन फोन कॉल्स की हिस्ट्री भी मिल गई। योर ऑनर, इन SMS मैसेजेस की हिस्ट्री से ये तक मालूम हो गया कि मुल्जिम हामिद ने मकतूल को कहा कि मैं अपार्टमेंट 402 में रहता हूं और तुम आज दोपहर 2 बजे मुझे वहां मिलने आओ। और तो और योर ऑनर, DNA टेस्टिंग से ये भी मालूम हो गया कि मकतूल के नाखूनों से मिलने वाला DNA 100% मुल्जिम हामिद के DNA से मैच कर गया। सर, मैं मुल्जिम को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल हामिद। तुम्हारा इतराफी बयान हमारे सामने है। मैं इकरार जुर्म करता हूँ जज साहब। मैंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए गुल खान से 1 लाख रुपया लिया, जो सूद लग के 5 लाख हो गया। 2 साल तक मैं उसकी किस्तें अदा करता रहा, मगर वो सूद की मद में ही जाती रही। पैसे अपने जगह ही कायम रहे और फिर मेरा कारोबार ठप हो गया। मैं किस्तें नहीं दे पा रहा था तो फ्लैट का किराया भी नहीं हो पा रहा था मेरे से, और उधर गुल खान ने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। हाँ भाई, बोलो तो। गुल खान भाई, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे आपसे थोड़ी सी मोहलत चाहिए थी। देखें, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। बड़ा बात सुनो, हम तुमको पहले भी 3 दफा मोहलत दे चुके हैं और तुम क्या हमारा साथ मोहलत का गेम खेलते हैं? और चुप करो यार, चुप। मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, बस तुम सुनो। तुमने क्या मेरे को बेवकूफ समझा हुआ है? यार मेरी एक बात और से सुनो, हम किसी को पैसा देना जानते हैं ना, फिर उससे पैसा लेना भी जानता है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सारे पैसे 15 दिन में वापस लौटा दूंगा। अभी हम तुमको 3 दिन का मोहलत देते हैं, सिर्फ 3 दिन का। कम से कम 10 दिन में मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा। नहीं, 3 दिन का मोहलत है तुम्हारे पास। 3 दिन में हमारा पैसा लौटा दो, वरना हम तुमको उस जगह पर ले जाके मारेगा ना जिधर से तुम्हारा लाश भी नहीं मिलेगा। और मेरा एक दूसरा बात सुन लो, तुम्हारा बच्चा किस वक्त स्कूल जाता है, किस वक्त स्कूल से वापस आता है, ये सब हमको पता है। जनाबे वाला, जब मैं अकील का फ्लैट छोड़ रहा था तो मैंने उसको उसकी चाबियां वापस नहीं की, बल्कि उससे बहाना कर दिया कि गुम हो गई हैं। मुझे पता था कि उस फ्लैट में जो नया किराएदार आया है वो दिन में घर पे नहीं होता। मैंने गुल खान को एक मैसेज किया, गुल खान, तुम्हारी रकम का मैंने इंतज़ाम कर लिया, कल दोपहर को मेरे फ्लैट पर आके अपने पैसे ले जाना। शुक्र है आज तुम हमको घर पे ही मिल गया। जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं, हमारा पैसा नहीं। क्यों शोर मचाता है? बोलने को सुनाएगा क्या? तुझे खुद फोन करके पैसों के लिए तो बुलाया है मैंने। तू जरा छुरी के नीचे दम तो ले, बैठ, मैं देता हूँ तुझे पैसे। और जल्दी करो, निकालो हमारा पैसा। हाँ, बैठ तो सही। वाह बड़ा वाह, फ्लैट का फर्नीचर खरीदने के वास्ते तुम्हारा पास तो बड़ा पैसा है, लेकिन हमारा पैसा देने के लिए तुम्हारा पास कुछ भी नहीं है। और तेरे पैसे देने के लिए भी मेरे पास हैं।
हाँ गुलखान, और तेरे मोबाइल से मैंने सारा डेटा मिटा दिया है। अब देखता हूँ पुलिस मुझ तक कैसे पहुँचती है, कैसे पहुँचती है पुलिस में। सर, मैं कोई आदी मुजरिम नहीं हूँ। मैं तो एक मुसीबत ज़्यादा गरीब इंसान हूँ। गुलखान का कत्ल मैंने मजबूरी में किया है, जानबूझ के नहीं किया। सर, उसने सूद के पीछे मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, कोई चारा नहीं था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मैं इसी खौफ में था कि कहीं वो मुझे ना मार दे। पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस और मुल्जिम अब्दुल हामिद के एतराफ़ी बयान के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल गुल खान का कत्ल मुल्जिम अब्दुल हामिद ने रकम के लेन देन के तनाज़े के बाइस किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम अब्दुल हामिद को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम रमीज़ को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।